हेलो एवरीवन। तो जुडिशरी की सीरीज़ में आज हम अपना लास्ट टॉपिक करेंगे। तो इससे पहले हमने जो टॉपिक्स कर लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का, तो उसी के बाद ये उसी सीरीज़ में आज नेक्स्ट टॉपिक है जो है ट्रिब्यूनल्स का। ये लास्ट टॉपिक है, इसमें हम करते हैं सीरीज़ में। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट तो हम पढ़ते हैं सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। हाई कोर्ट की बात करें वो हम करते हैं स्टेट के लेवल पे। सबऑर्डिनेट की बात करें तो वो हम करते हैं डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। तो ये ट्रिब्यूनल्स क्या है मैम, ये क्या करते हैं? तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करें तो वो आपके केसेस, बहुत सारे केसेस लेते हैं। वो आपके सिविल केसेस से भी डील करते हैं, आपके क्रिमिनल केसेस से भी डील करते हैं। आप किसी भी प्रकार का मैटर ले जाइए, चाहे आपके लीगल राइट्स वायलेट हुए हैं, चाहे आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, चाहे किसी का मर्डर हुआ है, चाहे किसी की टेनेंट की और जो मालिक होता है उसकी लड़ाई हुई है, उसकी फाइट हुई है, आप किसी भी प्रकार के केसेस ले जाइए, आपके जो कोर्ट्स हैं वो आपको सॉल्व करके देंगे, ठीक है। बट ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये किसके लिए होते हैं? ट्रिब्यूनल्स बेसिकली बनाए जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइप के केसेस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये बेसिकली ट्रिब्यूनल होता क्या है, ये कोई कोर्ट नहीं होता, बट ये एक क्वाजी या काइंड ऑफ जुडिशियल बॉडी ही होती है जिसका काम क्या होता है, एक ही तरह के केसेस को सॉल्व करना। ये एक मल्टी मेंबर बॉडी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडस्ट्री और लेबर का ट्रिब्यूनल देखें तो वो कैसे केसेस को सॉल्व करेगा? जो वहाँ पे लेबर काम कर रही है इंडस्ट्रीज में, उसको जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो सीधे अपनी प्रॉब्लम्स लेके कहाँ पर जा सकते हैं? ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप टैक्सेशन के ट्रिब्यूनल की बात करें तो टैक्स से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना केस लेकर कहाँ पर जाइए? टैक्सेशन वाले ट्रिब्यूनल के पास। उसी प्रकार से अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाए होते हैं, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगर आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वैसे केसेस से कौन डील करेगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डील करेगा। वाटर से कोई प्रॉब्लम है, वाटर ट्रिब्यूनल डील करेगा। तो इसलिए हर एक अलग अलग काम के लिए अलग अलग जो ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, आपको जैसी जैसी प्रॉब्लम है आप उस तरीके से उस ट्रिब्यूनल के पास अपना केस लेके जा सकते हैं, ठीक है। ओके, अब अगर आप उन ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं और आप उनके फैसलों से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपनी अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दीजिए, हाई कोर्ट में अपील कर दीजिए, कर सकते हैं आप। हाई कोर्ट में आप पहले अपील करेंगे, देन सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे आप ये चीज़ समझ पा रहे हो कि ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये मल्टी मेंबर बॉडीज होती हैं। काम क्या होता है, ये कोर्ट्स तो नहीं होती बट कोर्ट्स की तरह ही काम करती हैं। इनका जो जुरिस्डिक्शन होती है वो सिविल कोर्ट की तरह होती है, ठीक है। जैसे सिविल कोर्ट में ये क्या करते हैं, आपसे गवाह भी मांग सकते हैं, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं, कोई विटनेसेस भी मांग सकते हैं। तो ये सिविल कोर्ट्स की तरह ही काम करते हैं। ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ केसेस से डील करते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होगा तो एनवायरनमेंट के केसेस देखेगा, लेबर और इंडस्ट्री का ट्रिब्यूनल होगा तो वैसे केसेस देखेगा, टैक्सेशन का ट्रिब्यूनल होगा वैसे केसेस देखेगा। कोई पार्लियामेंट और स्टेट इलेक्शन के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है तो वो वाले केसेस देखेगा। अगर आप उन केसेस से, उनके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप जाके आगे अपील कर दीजिए, हाई कोर्ट में अपील करिए, हाई कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हो सुप्रीम कोर्ट में अपील करिए। तो ये ट्रिब्यूनल्स बनाने का मतलब क्या था, क्यों बनाए गए ये ट्रिब्यूनल्स? जस्टिस को इंश्योर करना। मैंने आपको बोला था कि ग्राम न्यायालय बनाए गए, ग्रास रूट लेवल तक जाके जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं। फैमिली कोर्ट्स बनाए गए, फैमिलीज को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए अलग से कोर्ट बना दिए गए। क्यों जस्टिस पे इतना फोकस हो रहा है? क्योंकि जस्टिस वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमने जस्टिस प्रोवाइड करना है हर हालत में, ठीक है। तो इसका मतलब इसके लिए हमें जस्टिस जल्द से जल्द प्रोवाइड करना है, टाइमली जस्टिस प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए हमने ये ट्रिब्यूनल सेटअप किए हैं, जिसका क्या पर्पस होगा, आपके केसेस को इनिशियल स्टेजेस में ही सॉल्व करने की ट्राई की जाएगी। इतने सारे केसेस हमारे कोर्ट्स में ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हैं
ठीक है, जिनका अभी तक भी कोई उसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं आया है, इतने केसेस पेंडिंग पड़े हैं। तो वो जो डिले आता है केसेस में, उसको कम करने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है, ये ट्रिब्यूनल्स सेटअप किए जाते हैं कि आपके केसेस को इनिशियल स्टेजेस में ही हम ट्राई करें कि वहीं पे ही हम उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, उसको ख़त्म कर दें। ठीक है, ऊपर कोर्ट्स तक वो केस ट्राई करें कि जाए ही ना। लेकिन अगर सिटीजन्स सेटिस्फाई नहीं है उसके डिसीजन से, फिर आपका केस हायर कोर्ट में जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं जाएगा, बट ट्रिब्यूनल्स ट्राई करेंगे कि आपके जो केसेस है वो इनिशियल स्टेजेस में ही हम उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, कोर्ट्स के ऊपर से बर्डन खत्म हो जाए, सिटीजन्स को टाइमली जस्टिस मिले, और उसी के साथ साथ क्या हो, हमारा जो जस्टिस है, वो जुडिशरी है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए। इसीलिए हमने क्या किया, ट्रिब्यूनल्स को सेटअप किया। तो क्या ट्रिब्यूनल्स का जो प्रोविजन था वो पहले से ही हमारे संविधान में था? क्या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स थे, क्या उन्होंने ट्रिब्यूनल्स का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था? तो इसका आंसर है नहीं। तो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, originally there was no provision of constitution, no provision of tribunal। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल्स की कोई भी प्रोविजन नहीं थी। हमें ट्रिब्यूनल्स के बारे में नहीं पता था कि ऐसी चीज़ भी हो सकती है, बट इसको फिर संविधान में ऐड कर दिया गया। कब ऐड किया गया? इसको ऐड किया था मैडम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ट्रिब्यूनल्स को ऐड किया गया था। तो कब ऐड किया गया था? एडेड इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो ट्रिब्यूनल्स है उनको हमारे संविधान में ऐड किया गया था। अगर ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कहाँ पर ऐड किया गया था? कौन से पार्ट में ऐड किया गया था? कौन से आर्टिकल्स इसको दिए गए थे जिसमें इसकी प्रोविजंस थी? तो कौन सा पार्ट ऐड किया गया था? पार्ट 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो 14A पार्ट में इसको ट्रिब्यूनल्स की प्रोविजंस को डाला गया था, और क्या नाम दिया गया था पार्ट 14A को? द ट्रिब्यूनल्स। तो हमारे पार्ट 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस आई थी? द ट्रिब्यूनल्स की प्रोविजन आई थी। और इसमें कौन से आर्टिकल्स को ऐड किया गया? 2 आर्टिकल्स इसमें ऐड किए गए। ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें पहले कोई भी प्रोविजंस नहीं थी ट्रिब्यूनल्स को लेकर। ट्रिब्यूनल्स की जो प्रोविजंस थी वो ऐड करी गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। उसके बाद जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल्स की प्रोविजन को ऐड किया गया था, तो कहाँ पर ऐड किया गया था? ऐड किया गया था पार्ट 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको नाम क्या दिया गया था? ट्रिब्यूनल्स। द ट्रिब्यूनल्स नहीं, क्या दिया गया? ट्रिब्यूनल्स। और इस पार्ट 14A के अंदर 2 आर्टिकल्स ऐड किए गए। कौन कौन से 2 आर्टिकल्स? 323A एंड 323B। 323A में तो था प्रोविजंस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स यानी ऐसे ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे जो किससे डील करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन से डील करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज से डील करेंगे। क्या होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज? ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, IFS। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज हो जाती हैं जो, ठीक है, जैसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज हो गई, देन उसके बाद कोई पुलिस सर्विसेज हो गई, देन उसके बाद और कौन कौन सी होती हैं? ये सभी की सभी सारी क्या होती हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं। तो उनके लिए उनकी रिक्रूटमेंट किस तरह से की जाए? अगर उनकी रिक्रूटमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस में दिक्कत आ रही है, तो जितने भी हमारे ये जो सर्विस एम्प्लॉयर्स होते हैं या जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं,
वो अपना केस लेकर कहाँ पर जाएं, वो अपना केस लेकर ऐसे ट्रिब्यूनल्स के पास आएं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के पास आएं। तो उन लोगों के लिए जो प्रोविजंस थी वो कौन से आर्टिकल में डाली गई, आर्टिकल 323A में बोला गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए। और आर्टिकल 323 में बोला गया कि अदर ट्रिब्यूनल्स, बाकी और ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए अलग अलग कामों के लिए, टैक्सेशन के लिए अलग होना चाहिए, देन आपके लेबर के लिए अलग होना चाहिए, इलेक्शन के लिए अलग होना चाहिए, कोई फूड स्टफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए अलग होना चाहिए। तो वो बाकी ट्रिब्यूनल्स की जो प्रोविजंस है वो आर्टिकल 323B में रखती अदर ट्रिब्यूनल्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको एक अलग से आर्टिकल दे दिया गया 323A, जिसमें प्रोविजंस होगी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की। ऐसा ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, ऐसी मल्टी मेंबर बॉडी सेटअप की जाएगी जो कैसे केसेस देखेगी, जो केसेस देखेगी हमारे पब्लिक सर्वेंट के केसेस। जो हमारे पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, हमारे IAS ऑफिसर, हमारे IPS ऑफिसर्स, और भी जितनी भी सेंटर के अंडर पोस्ट आती हैं, नौकरियां आती हैं, सरकारी सर्वेंट्स होते हैं, वो अपने केसेस को लेकर कहाँ पर जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के पास जाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को करेंगे, उसके बाद हम अदर ट्रिब्यूनल्स को करेंगे। यानी पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 323A के बारे में, देन आर्टिकल 323B के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, कंटिन्यू करते हैं आगे। हमारे पास आता है आर्टिकल 323A। यहाँ पर जो प्रोविजंस दी हुई हैं वो दी हुई हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आर्टिकल 323A में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को सेटअप कीजिए, जो क्या करेगा, जो कि एडजुडिकेशन करेगा कैसे केसेस की, वो केसेस जो कि किससे रिलेटेड होंगे, पब्लिक सर्वेंट की रिक्रूटमेंट से और उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड। यानी आर्टिकल 323A क्या करता है, एम्पावर करता है, एम्पावर करता है, किसको एम्पावर करता है, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसको एम्पावर करता है, पार्लियामेंट। यानी किसको पावर देता है, पार्लियामेंट को पावर देता है। आर्टिकल 323A क्या पावर देता है, टू सेट अप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, टू सेट अप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, किस पर्पस के लिए, फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ, फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ केसेस, कैसे केसेस, रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट या फिर कंडीशंस ऑफ सर्विस, कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ, किसकी रिक्रूटमेंट और किसकी कंडीशन ऑफ सर्विस के केसेस के साथ डील करना है इनके इन ट्रिब्यूनल्स को, रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स किसके, सेंटर के या स्टेट के, सेंटर के भी, स्टेट के भी, लोकल बॉडीज के भी। तो इसका मतलब आर्टिकल 323A में इसके साथ साथ लोकल बॉडीज या अदर कॉरपोरेशंस, तो इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 323A आपको बताता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेटअप करने हैं। तो आर्टिकल 323A एम्पावर करता है किसको, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि आप क्या कीजिए, आप सेटअप करिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को, जो कि क्या करेगा, एडजुडिकेशन करेगा कैसे केसेस की, जो कि रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पब्लिक सर्वेंट ऑफ सेंटर, स्टेट, लोकल बॉडी से रिलेटेड होंगे। सेंटर की सरकार, स्टेट की सरकार, लोकल बॉडीज या अदर कारपोरेशन,
इसमें जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स काम कर रहे हैं उनके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी केस आता है, तो वो केसेस की सुनवाई के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेटअप करने हैं, ऐसा आर्टिकल 323A बोलता है कि ये काम पार्लियामेंट ने करना है। इन ट्रिब्यूनल्स को सेटअप किसने करना है? पार्लियामेंट ने करना है, ऐसा आर्टिकल 323A बोलता है। तो क्या पार्लियामेंट ने इसके अंडर कोई स्टेप लिया? क्या पार्लियामेंट ने कोई स्टेप लिया? अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने कुछ किया? तो यस, अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने क्या किया? अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया। कौन सा? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985। तो अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने क्या किया? एक्ट पास किया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985। तो उस एक्ट में अब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 323A ने पार्लियामेंट को बोला कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेटअप कीजिए, आप कोई ऐसा एक्ट पास कीजिए। तो अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया और उस एक्ट का नाम दिया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। अब उसमें इन्होंने ये ट्रिब्यूनल को सेटअप करने की जो जिम्मेदारी थी ये किसको सौंप दी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसका मतलब अकॉर्डिंगली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, इसमें अब क्या लिखा था? इसमें लिखा था कि इट अथोराइजेस सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार को इस एक्ट में बोला गया था कि जो केंद्र की सरकार होगी वो सेटअप करेगी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को, सेंटर के लेवल पे भी और स्टेट्स के लेवल पे भी। तो इसका मतलब ऑथोराइजेस सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप, बड़े फोकस से ध्यान से देखना है, ऑथोराइजेस सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथोराइज कर दिया पार्लियामेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट पास किया 1985, जिसमें उन्होंने ऑथोराइज कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को टू सेटअप, क्या सेटअप करना है? टू सेटअप वन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, एंड वन स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर स्टेट्स। तो हर स्टेट के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और इसके साथ साथ एक सेंट्रल लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी एक ऐसा सेंट्रल लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो सेंट्रल लेवल के ऑफिसर के केसेस को सुनेगा और बाकी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो स्टेट के पब्लिक सिविल सर्वेंट्स हैं उनके केसेस को सुनेगा। तो सेंटर के भी और स्टेट के भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को सेटअप करने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई थी। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। तो इसका मतलब चाहे तो सेंट्रल का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है चाहे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ठीक है, उसको कौन सेटअप करता है? उसको सेंटर की गवर्नमेंट ही सेटअप करेगी। और ये कहाँ पे लिखा था? ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट जो कि 1985 में आया था। तो ऐसा पार्लियामेंट ने किया। अब आर्टिकल 323A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो काम सौंपा था ये पार्लियामेंट को सौंपा था। पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 और ये काम फर्दर किसको सौंप दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अब क्या करना है? अब सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेटअप करना है और एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेटअप करना है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये काम किया? तो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको सेटअप किया। तो इसके बारे में देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो अब ये जो बेसिकली काम होता है ये क्या होता है? ये सभी क्या करते हैं? इनका काम होता है इट टू प्रोवाइड जस्टिस टू
एग्रीव्ड पब्लिक सिविल सर्वेंट। तो जो पब्लिक सिविल सर्वेंट होता है उसको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए क्या किया जाता है, ट्रिब्यूनल्स को सेटअप किया जाता है। तो ट्रिब्यूनल्स को सेटअप क्यों किया जाता है, पब्लिक सिविल सर्वेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को क्यों सेटअप किया जाता है, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, किसको, एग्रीव्ड पब्लिक सिविल सर्वेंट को। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ओके, तो अब ये जो काम था ये किसको मिला था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला था। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने आगे इसके ऊपर कोई काम किया, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को सेटअप किया, तो बिल्कुल किया। सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो क्या नाम इसको दिया गया, कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को किसने सेट किया, इसको सेटअप किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और कब सेटअप किया इसको, 1985 में जब एक्ट आया था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जब पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था कि आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाइए, कैट को बनाइए, तब कैट को सेटअप किया गया था। अब ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या कैट को सेटअप किया गया था, ये भारत के कहाँ पर इसका हेड ऑफिस है या जो प्रिंसिपल बेंच है वो लोकेटेड है। तो इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है, अब हम क्या करेंगे, कैट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में करेंगे कि कैट जो है वो कितने मेंबर बॉडी है, कौन कौन से उसके मेंबर होते हैं, कहाँ पर ये लोकेटेड है, कौन से केसेस को ये देखती है, कौन से केसेस को नहीं देखती, तो ये सारी चीज़ें हम अब देखेंगे। तो कैट क्या थी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसको किसने सेटअप कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप कर दिया 1985 में जब पार्लियामेंट ने बोला। अब ये जो कैट है इसका प्रिंसिपल बेंच ये लोकेटेड कहाँ पर है, तो इसका प्रिंसिपल बेंच वैसे तो दिल्ली में है, बट इसके साथ साथ 17 और रीजनल इसके ब्रांचेस हैं, रीजनल बेंचेस हैं, जिसमें से जो 15 बेंचेस हैं वो तो क्या है, लोकल हाई कोर्ट में ही होती हैं। जैसे कोई भी हाई कोर्ट हो, लोकल हाई कोर्ट या लोकल कोर्ट्स होती हैं, वहाँ पर ही क्या हो जाता है, ये अपना बेंच लगा लेते हैं और केसेस की वहीं पर ही सुनवाई हो जाती है। और इसके साथ साथ जो दो हैं वो कहाँ पर है, लखनऊ में और एक है जयपुर में। तो इसका मतलब कितने हैं इसकी प्रिंसिपल बेंच, आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर है कैट की, दिल्ली में है। इसके साथ साथ 17 इसके रीजनल बेंचेस हैं, जिसमें से 15 तो लोकल हाई कोर्ट में ही क्या करती हैं, ये सभी की सभी जो कैट की बॉडी होती है वो हाई कोर्ट में ही बैठ जाती हैं, वहीं पर ही केसेस की सुनवाई हो जाती है, हियरिंग हो जाती है। और इसके अलावा दो, एक लखनऊ में और एक जयपुर में है। ठीक है, अब किस प्रकार के केसेस जो देखे जाते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज। तो ऐसे ये जो ऑफिसर्स होते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इनकी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड, अगर इनके पास कोई भी केसेस हैं या इनको कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये सीधा जाकर कहाँ पर अपीयर होंगे अपनी प्रॉब्लम के साथ, कैट के पास अपीयर होंगे। यानी अब इनके लिए एक अलग बॉडी बन गई है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये अपने केसेस लेकर कहाँ पर जाएंगे, सीधा कैट के पास जाएंगे। तो ऑल इंडिया सर्विसेज होगी। इसके अलावा सेंटर की जो सिविल सर्विसेज होती हैं, सेंटर की सिविल सर्विसेज होती हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज या कोई पुलिस की सर्विसेज, तो ये सेंटर की जो सिविल सर्विसेज होती हैं ये भी अपने केसेस लेकर कहाँ पर जाएंगी, कैट के पास जाएंगी। इसके अलावा जितनी भी पोस्ट सेंटर के अंडर आती हैं, ठीक है, सिविल पोस्ट्स अंडर सेंटर,
सेंटर की, केंद्र की सरकार के अंडर जितनी भी पोस्ट आती हैं और उस पोस्ट पर जितने भी पब्लिक सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे हैं, वो केंद्र की सरकार के अंडर जो काम कर रहे हैं जितने भी हमारे सिविल सर्वेंट्स, वो अपना केस लेकर कहाँ पर जाएंगे? कैट के पास जाएंगे अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा सिविलियंस इन डिफेंस फोर्सेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिविलियंस इन डिफेंस फोर्सेस के अंदर अगर कोई बार्बर काम कर रहा है, ठीक है, कोई कुक काम कर रहा है, या कोई भी सिविल पोस्ट जो डॉक्टर वहाँ पे नर्सेस काम करती हैं, तो डिफेंस फोर्सेस के अंदर जितने सिविलियंस काम करते हैं वो भी अपने केसेस लेकर कहाँ पर जा सकते हैं? कैट के पास जा सकते हैं। उनके केसेस को भी कैट हियर करता है, ठीक है। तो उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन होती है वो कहाँ पर होती है? इनके ऊपर होती है, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल्स की ज्यूरिसडिक्शन कहाँ कहाँ तक होती है? ऑल इंडिया सर्विसेज तक होती है, देन सेंट्रल की सिविल सर्विसेज तक होती है, देन सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर या सिविलियंस इन डिफेंस फोर्सेस, ये सभी लोग अपना केस लेकर ट्रिब्यूनल्स के पास जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल कैट के पास जा सकते हैं। कैट की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो इन लोगों के ऊपर होती है। अब किन लोगों के ऊपर नहीं होती? ठीक है, ये तो है जहां पर इनकी ज्यूरिसडिक्शन होती है, ठीक है। किन के ऊपर नहीं होती? तो डिफेंस फोर्सेस। अब मान लीजिए कोई कमांडर है, कोई कॉलोनल है, या जितने भी हमारे पुलिस फोर्सेस हो गई, डिफेंस फोर्सेस हो गई, आर्मी, नेवी, देन पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो ये जितनी भी हमारी नेवी की डिफेंस की फोर्सेस होती हैं, ये अपना केस लेकर कैट के पास नहीं जा सकती। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंडर चाहे तो कोई ऑफिसर वर्क कर रहा है, ठीक है, एंड उनके सर्वेंट, सुप्रीम कोर्ट में चाहे कोई ऑफिसर काम करता है, चाहे कोई सर्वेंट काम करता है, वो भी कैट की ज्यूरिसडिक्शन के अंडर नहीं आता। उनके भी केसेस को जो हमारा कैट है वो नहीं सुनता, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हो गया, देन डिफेंस फोर्सेस, सुप्रीम कोर्ट हो गया, देन डिफेंस फोर्सेस, एंड देन उसके बाद सेक्रेटरीट स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का जो सेक्रेटरीट स्टाफ होता है वो भी इसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर नहीं आता। तो इसका मतलब कैट जो कि ट्रिब्यूनल बना हुआ है, जो कि केसेस की सुनवाई करता है, किसके किसके केसेस की सुनवाई करेगा? ऑल इंडिया सर्विसेज, जो IAS, IPS, IFS ऑफिसर हैं, इनको अगर अपनी नौकरी से कोई भी प्रॉब्लम है, रिक्रूटमेंट से या कंडीशन ऑफ सर्विस से, तो अपना केस लेकर कैट के पास जाएंगे। डिफेंस फोर्सेस के अंदर जो सिविलियंस वर्क कर रहे हैं वो भी अपना केस लेकर किसके पास जाएंगे? कैट के पास जाएंगे। सिविल पोस्ट जितनी भी होगी केंद्र सरकार के अंडर, उनकी भी सुनवाई कहाँ पर होगी? यहीं पर होगी, कैट के पास। जितनी भी सेंटर के अंडर सिविल नौकरियां होंगी वो सभी की सभी सुनवाई कैट के पास होगी। अब कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जो कि अपनी प्रॉब्लम्स लेकर कैट के पास नहीं जा सकती? सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स और सर्वेंट्स दोनों, पार्लियामेंट का सेक्रेटरीट स्टाफ, या डिफेंस फोर्सेस। डिफेंस फोर्सेस अपनी प्रॉब्लम लेकर कैट के पास नहीं आ सकती। डिफेंस फोर्सेस में काम करने वाले सिविलियंस, कुक, कारपेंटर, बार्बर, ये सभी लोग अपनी सुनवाई लेकर कैट के पास आ सकते हैं। तो आई होप आपको यहां तक आ गया होगा समझ। एक बार इतना देख लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओके, नाउ अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ये तो हमने पढ़ लिया कि इसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या क्या होती है, कहाँ कहाँ पर ये लोकेटेड है, और इसको किसने अपॉइंट किया और कब अपॉइंट किया। किसने अपॉइंट किया? सेंटर ने सेटअप किया। सेटअप कब किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कब किया? 1985 में किया, ठीक है। अब इसकी स्ट्रेंथ देख लेते हैं कि कितने मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। तो अगर स्ट्रेंथ देखी जाए तो टोटल इसमें 1 चेयरपर्सन होता है, 1 चेयरमैन,
प्लस 65 मेंबर्स और होते हैं। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट के अंदर एक चेयरमैन होता है, उसके साथ साथ 65 मेंबर्स बाकी होते हैं। तो अगर ओरिजिनली बात किया जाए, जब 1985 में कैट बना था तो उस समय इसके पास एक चेयरपर्सन था, एक वाइस चेयरपर्सन था, प्लस बाकी के मेंबर्स थे। बट जो पोस्ट ऑफ वाइस चेयरपर्सन थी उसको ख़त्म कर दिया गया था 2006 में। तो जो इसकी पोस्ट ऑफ वाइस चेयरपर्सन थी उसको क्या कर दिया गया था, वॉज अबॉलिश्ड, वो ख़त्म हो गई थी। कब? इन वॉज अबॉलिश्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट 2006। सो क्या हुआ कि अगर स्ट्रेंथ देखी जाए कैट की तो एक चेयरपर्सन होता है प्लस उसके साथ 65 मेंबर्स और होते हैं। जब कैट बना था तो उस समय पे एक चेयरपर्सन होता था, एक वाइस चेयरपर्सन होता था, प्लस बाकी मेंबर्स होते थे। वाइस चेयरपर्सन की पोस्ट को अब ख़त्म कर दिया गया। कब ख़त्म किया गया? 2006 में एक्ट आया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी 1985 वाले एक्ट को अमेंड कर दिया गया, उसमें संशोधन किया गया और पोस्ट ऑफ वाइस चेयरपर्सन को ख़त्म कर दिया गया। अब उसकी अपॉइंटमेंट, यानी अपॉइंटमेंट कौन करता है? मेंबर्स की। इन 65 मेंबर्स की और एक चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो क्या प्रेसिडेंट अपनी ही मर्जी से इसकी अपॉइंटमेंट कर देता है? क्या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जो कैट होता है उनके मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कर देता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, एक हाई पावर्ड कमेटी बैठती है, ठीक है, कमेटी, जिसको कौन हेड करता है? हेडेड बाय जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो एक कमेटी को हेड करेगा, और वो कौन सा जज होगा वो डिसाइड करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डिसाइडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे, किसी भी एक जज को बोलेंगे कि आप खड़े होइए, आपके लिए आप एक कमेटी को सेटअप कीजिए, और आपका काम क्या है, आपने देखना है कि इस बार कैट में कितने कौन कौन से मेंबर्स को हमने अपॉइंट करना है। तो वो जज के अंडर जो हाई पावर्ड कमेटी होगी वो कुछ नाम सजेस्ट करेगी, उस नाम को फिर आगे कौन अप्रूव करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर उसको अप्रूव किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगेगा कि यस, जो आपने नाम अप्रूव किए हैं वो सही है, मुझे भी सही लगे, तो मैं भी इनको अप्रूव कर देता हूँ। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब वो नाम को अप्रूव कर दिया, उसके बाद वो नाम किसके पास जाएंगे? वो जाएंगे कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी। अगर याद होगा आपको, जब हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किया था तब मैंने आपको अपॉइंटमेंट कमेटी के बारे में करवाया था, जिसको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो उसके बाद ये किसके पास जाएगा? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। तो इसका मतलब सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा चुना गया कोई एक जज होगा जिसके अंडर कोई कमेटी बैठेगी, वो कमेटी कुछ नाम सजेस्ट करेगी, वो नाम अप्रूव करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब वो नाम अप्रूव करेगा उसके बाद वो नाम जाएंगे अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के पास। अगर इन्होंने भी मान लिया तो फिर ये किसको एडवाइस करेंगे? प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, और फाइनली जो प्रेसिडेंट होगा वो अपॉइंट कर लेगा इन मेंबर्स को, 1 चेयरपर्सन और 65 मेंबर्स को। तो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किनके कहने पर? इन सब लोगों के कहने पर। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक पता लग गया होगा। देख लीजिए, ओके। तो अब ये जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं इनका टेन्योर कितना होता है, यानी कितने समय के लिए हम इनको अपॉइंट करते हैं। तो टेन्योर कितना होता है?
ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में जो मेंबर्स काम कर रहे हैं, कितने मेंबर्स हैं? एक तो चेयरपर्सन है, ठीक है, प्लस उसके साथ 65 मेंबर्स दूसरे हैं। तो कितना कितना इनका टेन्योर रहता है, कितने सालों के लिए काम करते हैं? जो चेयरमैन होगा वो तो 5 इयर्स के लिए काम करेगा, या फिर कितने समय के लिए काम करेगा? until he attain the age of 65 years, यानी जब तक चेयरपर्सन 65 इयर्स का नहीं हो जाता, यानी तो तब तक अपनी जो चेयर है तब अपनी पोस्ट को होल्ड करेगा, या फिर 5 ईयर के लिए, विच एवर इज अर्लियर। तो जो चेयरपर्सन होगा वो कितने समय के लिए उसका क्या टेन्योर रहेगा? या तो 5 इयर्स का, या फिर जब तक वो 65 इयर्स की एज नहीं अटेन कर लेता। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे ये जो 65 मेंबर्स होंगे, ये कब तक रहेंगे अपने ऑफिस में? 5 इयर्स के लिए ही ये रहेंगे, या फिर और until they attain the age of 62 years, 65 years, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अब तक कभी भी ऐसा नहीं किया, जितनी भी एज होती है वो चेयरपर्सन की और मेंबर्स की सेम ही रहती है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसपीएससी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कुछ भी हो। बट सिर्फ एक ट्रिब्यूनल्स ही आया है, सिर्फ कैट ही ऐसा आया है जिसमें क्या होता है कि जो चेयरपर्सन होता है उसका टेन्योर या तो 5 इयर्स का होता है, या जब तक वो 65 इयर्स का नहीं हो जाता, और जो मेंबर्स होते हैं बाकी के 65 उनका टेन्योर या तो 5 इयर्स का, या जब तक वो 62 इयर्स के नहीं हो जाते। तो इसको आपने बड़े ही अच्छे से याद रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक्सेप्शंस हमेशा याद होने चाहिए, ठीक है। बेसिक नॉलेज हमें होती है, बट एक्सेप्शंस कई बार क्या होता है कि यही हमें कंफ्यूज करती हैं। तो ऐसे पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर लिया कीजिए और इसको बार बार रिवाइज करिए, तभी आपको ये याद रहेंगी, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, ये हमने आगे से पहले कभी भी नहीं किया कि चेयरपर्सन के लिए टेन्योर अलग हो और बाकी के लिए अलग हो। ऐसा हमने सिर्फ अभी तक कैट में ही किया है कि चेयरपर्सन का टेन्योर तब तक हो जब तक वो 65 इयर्स का ना हो जाए, और दूसरे का तब तक हो जब तक वो 62 इयर्स का ना हो जाए। सो दिस इज टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है। ओके, सो अगर किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर है, उसको कोई भी प्रॉब्लम है, उसको कोई केस फाइल करना है, तो वो क्या करेगा? कैट के पास कितनी रुपीस देगा, कितनी फीस लगेगी? 50 रुपीज़ की फीस लगेगी। तो वो क्या करेगा? आईएएस ऑफिसर कैट को 50 रुपीज़ डिपॉजिट करवाएगा और अपना केस वो शुरू करवा सकता है। बाकी उसकी आगे अपनी खुद का उसका डिसीजन है कि उसको लॉयर के साथ अपीयर होना है कि या बिना लॉयर के साथ। तो वो अपीयर हो सकता है विद द लॉयर और विदाउट लॉयर। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उस ऑफिसर के ऊपर कि अगर उसको अपना केस शुरू करवाना है, कैट के ऊपर स्टार्ट करना है, केस को इनिशिएट करना है, तो 50 रुपीज़ की फीस लगेगी और आप अपीयर हो सकते हो लॉयर के साथ भी या विदाउट लॉयर, उनके साथ, उनके बिना भी हो सकते हो। अब मान लीजिए कैट ने आपको कोई मान लीजिए कि कैट ने आपको कोई ऐसा डिसीजन दे दिया या पब्लिक सर्वेंट को कोई ऐसा फैसला सुना दिया जिससे वो पब्लिक सर्वेंट सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। उसको किसी और कोर्ट में जाके अपील करनी है, उसको अपना केस अब ट्रिब्यूनल में रखना ही नहीं है, उसको कोर्ट में जाकर अपील करनी है। तो जब 1985 का एक्ट आया था तो उस समय पे ये बोला गया था कि जो आपकी अपील होगी वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। आप अपने हाई कोर्ट में जा ही नहीं सकते। अगर आप ट्रिब्यूनल के फैसले से ना खुश हैं तो आप जाकर अपील सीधा सुप्रीम कोर्ट में कीजिए, आप हाई कोर्ट में नहीं करोगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि ये चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ट्रिब्यूनल के फैसले से खुश नहीं हैं तो आप पहले कहाँ पर अपील करेंगे? अपने हाई कोर्ट में अपील करेंगे, ठीक है। फिर अगर आप हाई कोर्ट के भी फैसले से खुश नहीं है, फिर आप हमारे पास आइए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास आइए।
ठीक है, तो इसका मतलब आजकल क्या चलता है, अगर आपको अपील करनी है तो आपकी अपील कहाँ पर होगी, कंसर्न्ड हाई कोर्ट के पास होगी। तो वो जो पब्लिक सिविल सर्वेंट होगा, अगर वो ना खुश है ट्रिब्यूनल के फैसले से, तो वो पहले जाकर कहाँ पर अपील करेगा, हाई कोर्ट के पास अपील करेगा। अगर वहां से भी ना खुश है तब वो जाकर सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करेगा। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो इसके साथ हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल खत्म होता है। नेक्स्ट अब हम करते हैं आर्टिकल 323A में ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में क्या क्या काम थे सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक तो उसको काम था कि उसने कैट को इस्टेब्लिश करना है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को बनाना है। ठीक है, और दूसरा क्या क्या काम था हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि उसने सैट को इस्टेब्लिश करना है। सैट क्या है अब, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो क्या क्या काम थे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को आर्टिकल 323A के अंडर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाना था, एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाने थे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में हमने बड़े ही डिटेल में सब कुछ कर लिया। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जो मेंबर्स होते हैं, अब कितनी स्टेट्स हैं जिसके अंडर अभी तक जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं, बन के अबॉलिश भी हो गए, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अब तक ऐसी सिर्फ 9 स्टेट्स रही हैं जिनके पास अपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल थे, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल थे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको सेटअप करके दिए थे। कौन कौन सी वो स्टेट्स थी, महाराष्ट्र, MP, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब तक ऐसी 9 स्टेट्स ही हैं जिनको क्या किया गया है, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको सेटअप करके दिए हैं। इनमें से काफ़ी स्टेट्स हैं जिन्होंने अबॉलिश भी कर दिए। अभी हरियाणा भी डिमांड कर रहा है कि उनको अपना अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल चाहिए, सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो अभी तक ऐसी 9 स्टेट्स हैं जिनके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैं या रह चुके हैं। तो इनको कौन सेटअप करता है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करती है। ठीक है, कौन सेटअप करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेट्स अप। तो इनको कौन सेटअप करता है, सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होते हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, इनके जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, बट किससे कंसल्ट करने के बाद, आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर। ठीक है, मान लीजिए अब महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होगा उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन सेटअप करेगा, उसको सेटअप तो करेगा प्रेसिडेंट, बट किससे कंसल्ट करने के बाद, महाराष्ट्र के गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद। ठीक है, ट्रिब्यूनल को पहले किसने बनाया था, बनाया था सेंट्रल की गवर्नमेंट ने, बट उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, किससे, कंसल्टेशन के बाद गवर्नर। अब जो काम सेंटर के लेवल पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल करता है, वही स्टेट के काम पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल करता है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किसके केसेस देखता था, सेंटर के पब्लिक सिविल सर्वेंट्स। जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है वो किसके केसेस सुनेगा, स्टेट के सिविल सर्वेंट्स, DSP, SDM। इनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो किसके पास जाएंगे, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। फंक्शनिंग एग्जैक्टली सेम होती है, जो जो काम सेंटर के लेवल पे ये कैट करेगा वही काम स्टेट के लेवल पे क्या करेगा, सेट करेगा। ठीक है, अब इसी के साथ साथ एक तो कैट है, एक सेट है, इसके साथ साथ एक और प्रोविजन है। अब इसी के साथ साथ एक और भी प्रोविजन है जो कि है जेट, यानी कि जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो अब इसके नाम से ही क्या पता चल रहा है
जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का क्या मतलब होगा कि अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स चाहें तो वो अपने लिए एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेटअप कर सकती हैं। तो जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किसके लिए होगा? 2 और मोर स्टेट्स के लिए एक ट्रिब्यूनल सेटअप करके दिया जाएगा, जिसको क्या बोला जाएगा? जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या फिर जैट, फॉर 2 और मोर किसके लिए? स्टेट्स के लिए। अब इसकी जो अपॉइंटमेंट होगी, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जो मेंबर्स होंगे, इसको कौन अपॉइंट करेगा? अच्छा, जॉइंट को भी कौन सेटअप करेगा? इनको जो सेटअप करने का काम है ना, वो तो सेंटर की गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। जो इसके मेंबर्स की अपॉइंटमेंट है वो की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके मेंबर की अपॉइंटमेंट भी किसके द्वारा की जाएगी? प्रेसिडेंट के द्वारा, बट उसके गवर्नर के साथ कंसल्ट करने के बाद। जैट के जो मेंबर्स होंगे उसकी भी अपॉइंटमेंट की जाएगी प्रेसिडेंट के ही द्वारा, बट किससे कंसल्ट करने के बाद? आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स कंसर्न। तो जो स्टेट्स चाहेंगी कि हमें एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाकर दिया जाए, मान लीजिए कल को पंजाब और हरियाणा बोल दे कि हमें एक ही ट्रिब्यूनल चाहिए, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल चाहिए, तो उनके मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा? तो वो उसको सेटअप किया जाएगा सेंटर की सरकार के द्वारा, और उसके मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। किससे कंसल्ट करने के बाद? हरियाणा के गवर्नर को कंसल्ट करने के बाद और पंजाब के गवर्नर को कंसल्ट करने के बाद, ठीक है। सो इसके साथ साथ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पूरे तरह से फिनिश होते हैं। हमने पूरी तरह से इसको अच्छे से डिटेल में कंप्लीट किया है। आई होप आपको यहाँ तक आ गया होगा समझ। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 323B, जो कि हमें प्रोविजन देता है अदर ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तो आर्टिकल 323 में क्या बोला है कि आप बाकी कामों के लिए भी ट्रिब्यूनल्स को सेट अप कीजिए, ठीक है। बाकी कामों के लिए भी ट्रिब्यूनल्स को सेटअप कीजिए। तो अब उनको कौन सेटअप करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, चाहे वो सेंटर के लेवल पे था, चाहे वो स्टेट के लेवल पे था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही उसको क्या किया था? सेटअप किया था। बट जो हमारे बाकी के ट्रिब्यूनल्स होंगे वो अथॉरिटी अब किसको दी गई है? इट एम्पावर्स या फिर ऑथोराइजेस, ध्यान से सभी ने, empowers and authorizes parliament and state legislatures to set up the tribunals for अलग अलग कामों के लिए अपना ट्रिब्यूनल आप सेटअप कर सकते हो। तो इसका मतलब आप यहाँ पे पार्लियामेंट भी ट्रिब्यूनल सेटअप कर सकती है और उसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर भी। आर्टिकल 323A ने सिर्फ किसको बोला था? पार्लियामेंट को बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेटअप कीजिए। पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया और वो जिम्मेदारी किसको दे दी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट आर्टिकल 323B बोलता है कि अगर आपको बाकी के ट्रिब्यूनल सेटअप करने हैं तो पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर भी कर सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो किसको पावर दी गई है? स्टेट लेजिस्लेचर को भी पार्लियामेंट के साथ साथ पावर दी गई है। कौन कौन से ट्रिब्यूनल सेटअप करने हैं? टैक्सेशन के लिए अगर कोई ट्रिब्यूनल सेटअप करना है तो पार्लियामेंट लेजिस्लेचर दोनों कर सकती है। देन उसके बाद इंडस्ट्री एंड लेबर के लिए अगर कोई ट्रिब्यूनल सेटअप करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए अलग से एक ट्रिब्यूनल सेटअप कर लीजिए। वहां पे सीधे केसेस आए, नहीं कोई सोल्यूशन मिल रहा आपको तो आप हाई कोर्ट में जाइए,
ठीक है। फूड स्टफ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। देन उसके बाद रेंट एंड टीनेंसी राइट्स, उसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल हो सकता है। जो टीनेंट्स रहते हैं उन्होंने मान लीजिए रेंट नहीं दिया, ठीक है, ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम होती है या किसी की सिक्योरिटी नहीं वापस हुई रेंट की, तो वो अगर आपको केसेस लेके जाने हैं तो उसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल है जो सेटअप किया जाए, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स या फॉरेन रिजर्व्स। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक अलग से जो ट्रिब्यूनल है उसको सेटअप कर सकते हो। लैंड रिफॉर्म्स के लिए, मान लीजिए ज़मीन का अगर कोई रौला मतलब कोई प्रॉब्लम है ज़मीन के लिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक लैंड रिफॉर्म्स के लिए अलग से ट्रिब्यूनल सेटअप कर दीजिए। तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी सुनवाई पहले हो जाएगी। तो ये सब लिखा हुआ है आर्टिकल 323B में। किसकी प्रोविजंस है, अदर ट्रिब्यूनल्स की, ठीक है। तो एक बार सब समराइज कर लेते हैं। तो क्या था, ट्रिब्यूनल्स की प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1976 में, जब बोला गया पार्लियामेंट को कि आप क्या कीजिए, कि आपको क्या करना है, सेटअप करना है कुछ भी फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द पब्लिक सिविल सर्वेंट्स। उसके बाद क्या हुआ, पार्ट 14A को ऐड किया गया, पार्ट 14A को ऐड किया गया ट्रिब्यूनल्स को, और उसमें दो आर्टिकल्स आए, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। आर्टिकल 323A में क्या किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आए जिसमें कि कैट को बनाया गया और सेट को बनाया गया, ठीक है। आर्टिकल 323A में क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसमें क्या क्या आया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। और आर्टिकल 323B में क्या आया, अदर ट्रिब्यूनल्स। अब इन दोनों में अगर कोई डिफरेंस देखा जाए तो वो क्या है कि इनको जो सेट किया जाएगा वो किसके द्वारा सेटअप किया जाएगा, इनकी जो एम्पावरमेंट दी गई थी वो सिर्फ पार्लियामेंट को दी गई थी। यानी पार्लियामेंट को आर्टिकल 323A में बोला गया था कि पार्लियामेंट सेटअप करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सिर्फ। बट आर्टिकल 323 में जो बाकी के ट्रिब्यूनल सेटअप करने की जो जिम्मेदारी है वो पार्लियामेंट के साथ साथ किसको भी दी गई, स्टेट लेजिस्लेचर को भी दी गई, स्टेट लेजिस्लेचर को भी दी गई, ठीक है। तो यहां पे बोला गया कि सिर्फ एक ही कैट होगा प्लस एक ही सेट होगा फॉर ईच स्टेट, ठीक है। सिर्फ एक ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होगा और एक ही स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होगा हर एक स्टेट के लिए। और यहां पर हायरार्की भी हो सकती है, ठीक है, यानी अलग अलग लेवल्स पर भी काम कर सकता है। मान लीजिए जो टैक्सेशन का ट्रिब्यूनल है वो पहले स्टेट्स के लेवल पे काम करे, स्टेट्स के बाद फिर वो सेंट्रल लेवल पे आ जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाए, तो अलग अलग लेवल्स पे काम कर सकता है, उसकी हायरार्की भी हो सकती है। बट ये सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। हर एक स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अपने स्टेट के लिए काम करेगा और सेंट्रल का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सिर्फ सेंटर की नौकरियों के लिए, सेंटर की पोस्ट के लिए काम करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ट्रिब्यूनल्स का कंप्लीट टॉपिक खत्म होता है और इसी के साथ साथ जुडिशरी की भी सीरीज खत्म होती है। हमने जुडिशरी में हर एक एस्पेक्ट को बड़े ही डिटेल में, बड़े ही अच्छे से समझने की कोशिश की है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ जाकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट और ये जो ट्रिब्यूनल्स है ये सभी वीडियोस देखिए, जितने भी इनके पार्ट्स आए हैं वो सभी पार्ट्स को डिटेल में देखिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड आई होप आपको ये सब समझ आएगा। देन थैंक यू सो मच।